Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और अब हम मिलेंगे डॉक्टर नदा से जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है और जानेंगे उनसे कि इस मौसम में जो कि चेंज भी हो रहा है और बड़ी जल्दी हम ट्रांजिशन कर जाएंगे सर्दियों की तरफ इंशाल्लाह, तो वहाँ पर हमें कैसे अभी से अपनी रिजीम जो है उसे मेंटेन करना है कि हमें सर्दियों के मसाइल ना आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे तो अभी भी मौसम का पता नहीं चल रहा, एक घंटा गर्मी तो एक घंटा सर्दी, तो सुबह गर्मी तो रात में सर्दी, तो रात शुरू में ऐसे ही होता है। हाँ जी। तो मुझे बताइए कि इस मौसम में भी खासा अपसेटिंग होता है, बॉडी जो है बड़ा मुश्किल एडजस्ट कर रही होती है गर्म और ठंडे से। हाँ, एलर्जीज के मसले बहुत सारे लोगों को हो रहे होते हैं, तो उसमें आप क्या रिकमेंड करेंगी? मतलब अगर हम स्किन की बात करें, बालों की बात करें, तो इस मौसम से ऑनवर्ड क्या क्या चीज़ें एहतियाती हैं जो करनी है? एक तो ये कि बिकॉज अब मौसम थोड़ा ड्राईनेस की तरफ जा रहा है, तो जिन लोगों की स्किन ड्राई है उनको एक तो मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, स्किन को पानी का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादातर पानी पिया नहीं जाता इतना, बिकॉज प्यास नहीं इतनी लगती। तो मॉइस्चराइज़र के साथ हाइलुरोनिक एसिड के कॉम्बिनेशन में अगर आप हल्के गीले चेहरे पे इसको लगाएं, एंड देन कुछ लोगों की इतनी ड्राई स्किन होती है कि उनकी, जो लोग जनरली लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं वो पे क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स पे आ जाते हैं, और कुछ सर्दियों में जब ख़ास सर्दियाँ आती हैं तो उनको वैसलीन तक लगानी पड़ जाती है फेस पे, या वैसलीन बेस्ड प्रोडक्ट्स लगाने पड़ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे पता चले कि हमारा स्किन की ड्राइनेस का लेवल क्या है और हमें कहाँ पर कैसे इसे मेंटेन करना है? आप जब मॉइस्चराइज करते हैं अपनी स्किन को, आपको खुद पता चलता है जब मौसम चेंज हो रहा होता है। जब आप सर्दियों में, अगर गर्मियों में लोशंस आर सूटिंग यू, तो एट दिस पॉइंट यू स्टार्ट फीलिंग कि नहीं, लोशन के बाद भी स्किन थोड़ी थोड़ी ड्राई है, फिर आप क्रीम पे जाते हैं। अगर आपको लगे कि क्रीम से भी ड्राई है तो फिर देन समथिंग इवन थिकर जो है वो यूज़ करना चाहिए। दूसरा, जब वेदर चेंज होता है, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं उनके सरों में खुश्की एकदम से स्टार्ट हो जाती है विद द चेंजिंग वेदर, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू द डैंड्रफ दैट्स कमिंग अप, आप कुछ शैम्पूज़ हैं जो स्पेशल यूज़ करते हैं। कुछ लोगों के विद चेंजिंग वेदर एक्ने एक्ट अप करना शुरू कर देता है, फिर आप एक्ने के लिए स्पेशल मेडिसिन होती हैं लगाने वाली जो यूज़ करते हैं। और लाइक आई सेड, फॉर सम पीपल ड्राई स्किन जो होती है उसकी रिजीम डिफरेंट है। बहुत दफ़ा पहले मैंने कहा, जो ऑयली स्किन है उसकी, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं कि जो ऑयली स्किन के लोग हैं पहले, उनको इतना शायद प्रॉब्लम नहीं होता होगा विंटर में, या उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम होता है? उनके लिए होता है, देखिए इट डिपेंड्स। कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जैसे टी जोन ऑयली होता है, बाकी ड्राई होती है, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है। और कुछ लोगों की एक्सट्रीम ऑयली स्किन होती है, कुछ लोगों की नॉर्मल ऑयली स्किन होती है। बट वट एवर काइंड ऑफ स्किन यू हैव, आप अगर ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र आप फिर भी लगाएं और जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएं। ठीक। और सर्दियों में ख़ासकर लोग धूप में बहुत जाना शुरू कर देते हैं कि धूप सेकनी है, धूप में बैठना है, विच इज़ एक्चुअली विटामिन डी आपको वैसे भी, अगर आप डायरेक्ट धूप में ना भी जाओ तो भी आपकी वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्टिव फॉर्म में। लेकिन उसमें होता यह है कि जिनको स्पेशली छाइयाँ वगैरह होती हैं और जिनके फेस पे पिगमेंटेशन होती है, वो धूप की वजह से और ज़्यादा हो जाती है। सही। एंड स्पेशली एजिंग बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप धूप में जाएं, सूरज की शुआएं आपके कोलेजन को बहुत डैमेज करती हैं। तो थोड़ा सा ये केयर करें कि आप धूप सेक तो लेंगे लेकिन आप अपनी स्किन काफ़ी बर्बाद करेंगे। तो उसके लिए फिर क्या करें? मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हम पहले बहुत सारा अपने स्किन को प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन लेयर लगाएं और उसके बाद हम सनब्लॉक के बाद फिर भी नहीं, क्योंकि जो सनब्लॉक है वो सारी रेज को नहीं रोकता, और आप कम से कम अगर 3-4 घंटे धूप में बैठे हैं तो या तो फिर यू हैव योर बैक टुवर्ड्स द धूप के आपके फेस पे डायरेक्ट नहीं पड़े, और दूसरा आप बैठे ज़रूर बाहर लेकिन थोड़ा शेड में बैठ लें। ज़रूरी नहीं है कि धूप आपको लगे ना डायरेक्ट। सो दैट इज़ द वे टू अवॉइड करना चाहिए एट ऑल कॉस्ट। अच्छा, जिन लोगों को डैंड्रफ का इशू ट्रिगर होता है ज़्यादा, जी, उसकी वजह सिर्फ ये चेंजिंग वेदर होता है या कुछ और भी प्रॉब्लम होता है, और उसको हैंडल कैसे करना चाहिए? बहुत सारे रीजंस होते हैं। बेसिकली कुछ लोगों को होता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जिनको बहुत फ्लेकी उनकी स्कैल्प होती है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन टू अ नॉर्मल फंगस जो हमारी बॉडी पे होती है, मेलेसीजिया फर्फर इसको कहते हैं। तो वो नॉर्मली होती है लेकिन उसकी ओवरग्रोथ हो जाती है हमारे उसमें सर में, और कुछ लोगों का कुछ
कंडीशन स्कैल्प की ऐसे होते हैं कि इट्स गुड फॉर दैट यीस्ट टू ग्रो। तो एक तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं लोग, इसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, बड़े बड़े से फ्लेक्स होते हैं, पेड़े से बन जाते हैं पूरे ऑन द स्कैल्प। तो उसके लिए तो हम एंटीफंगल्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ऑइंटमेंट्स भी करते हैं, एंटीफंगल शैम्पूज वो भी करते हैं। कुछ लोगों की माइल्ड सी हल्की सी फाइन सी डैंड्रफ होती है, सो दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ मेलिसीजिया फर्फर, तो आप उसको अकॉर्डिंगली फिर मैनेज करते हो ना। यानी ये नहीं आपने समझना कि सीजनल वो हो गई है डैंड्रफ, थोड़ा सा अगर आपने जैसे आपने उसको डिफाइन किया उसके डिफरेंशिएशन को कि अगर वो थिक है, स्टिकी है, इची है और उसको आपको फील हो रहा है बल्जेस उसके डिफरेंट स्किन के ऊपर ज़्यादा, तो फिर आपने उसका बाकायदा ट्रीटमेंट लेना है। और कुछ फाइन डैंड्रफ थोड़ा बहुत एंटी डैंड्रफ शैम्पू से हो जाती है, ठीक है। एक और बात मैं बताती चलूँ कि डैंड्रफ को आपने कंट्रोल करके चलना है। इट इज़ नॉट समथिंग जो फॉरएवर के लिए कोई उसका इलाज नहीं है। आप इसको कंट्रोल करेंगे, जब ये एग्रीवेट होगी, चेंजिंग वेदर इज़ एन एग्रीवेटिंग फैक्टर, उसकी वजह से नहीं होती, उसकी वजह से एग्रीवेट होती है, ज़्यादा होती है या ट्रिगर होती है, ठीक है। तो उसको आपने लेके चलना है। देयर इज़ नो वन टाइम ट्रीटमेंट फॉर डैंड्रफ। आपको अगर लग रहा है जैसे कुछ डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज होते हैं आप यूज़ करते हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स आप स्कैल्प पे यूज़ करते हैं अगर ज़्यादा डैंड्रफ हो, नॉर्मल डैंड्रफ में नहीं, तो पहले थ्राइस अ वीक होता है, फिर वो जब वो कंट्रोल में आ जाते हैं तो ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक, वो फिर करते करते ट्वाइस अ मंथ भी आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू कंट्रोल द डैंड्रफ। और ऑयलिंग कितना हेल्प करती है इसमें और कितना फ्रीक्वेंटली इसको करना चाहिए? ऑयलिंग अगर आप करें तो ऑयलिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग फॉर योर स्कैल्प, लेकिन आप 20-40 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर लगा के यू कैन वॉश योर हेयर, वो अच्छे से ज़रा मॉइस्चराइज कर देते हैं आपके बालों को। जब आप मालिश करते हैं तो वेज़ोडाइलेशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो आप ऑयल लगा के रख देते हो ना, एक तो आपके वो फॉलिकल्स को ब्रीथ नहीं करना देते, जो 5-5, 6-6 दिन ऑयल्स लगे रहते हैं, इट डजंट लेट योर स्कैल्प ब्रीथ। और दूसरा आपके जो बाल हैं, बिकॉज ऑयल टेंड्स टू अट्रैक्ट डर्ट, तो उसके ऊपर डर्ट की लेयर्स आ जाते हैं। सो 1 आवर मैक्स 2 आवर्स बहुत भी आपने करना है तो ओवरनाइट आप लगा के कैप लगा के साथ वो कर लें, बट सारा दिन वी वुड नेवर रिकमेंड इट। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि जिन लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी एग्रीवेट होता है चेंजिंग वेदर में, जी उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हेयर फॉल के गिरने के बहुत सारे वजूहत हैं। इट्स चेंजिंग वेदर जनरली इसको ट्रिगर नहीं करता है, इट्स स्ट्रेस करता है, आपके लो आयरन लेवल्स करते हैं, विटामिन D3 लेवल्स लो हैं, अगर मेल नरिश्ड हैं, आप यू नॉट टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, सम पीपल, कुछ लोग कीटो डाइट पे होते हैं, उसकी वजह से गिरते हैं। कुछ लोगों के जेनेटिकली बाल गिरते हैं, तो वी नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज फर्स्ट, कि रूट कॉज क्या है। फिर जब रूट कॉज का पता चलेगा फिर अकॉर्डिंगली इसको मैनेज किया जाएगा। आप अपनी डाइट अच्छी रखें, अपने स्लीप पैटर्न ठीक करें, उसी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कुछ लोगों को बहुत सारी बीमारी, जिस तरह से कुछ लोग कोविड के बाद या कोई डिलीवरी हो जाए किसी की, या कोई बहुत ऑपरेशन, कोई सर्जरी हो जाए, या कोई एनी ट्रॉमा टू द बॉडी, कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो जाए, इवन आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड नॉर्मल डिलीवरी, उसके 4 मंथ्स के बाद आपने देखा होगा कि 3-4 महीने के बाद बाल बहुत तेज़ी से गिरने शुरू हो जाते हैं। इट्स समथिंग कॉल्ड टीलोजन एफ्लूवियम, जो आपके बाल गिरते हैं वो सारे वापस आ जाते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने लैब टेस्ट कराएं फॉर एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसीज दैट यू माइट हैव इन द बॉडी। ठीक है, यानी उस वक्त आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, मैग्नीशियम की ना हो। हाँ जी। अब तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो लोग रेकमेंड करते हैं बालों की ग्रोथ के लिए, आप क्या समझती हैं कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं और कितना आई थिंक दे वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी में वेट बहुत चल रहा होता है और हम उस तरह से डाइट्स हमारी है नहीं है, और ना ही वो खालिस ग़िज़ा है, तो और सेलेनियम, जैसे सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है बालों से, और सेलेनियम रिच फूड्स तो शायद हम तो वैसे ही इतने गर्मी में रहते हैं कि हम मछली एंड प्रॉन्स और ये चीज़ें तो बहुत कम खाते हैं। हाँ, और जो है भी हमारी मछली माशाल्लाह, उसमें भी इंग्रेडिएंट कितना हमें मिल रहा है, क्वांटिटी है ना। हाँ जी, दैट्स ट्रू। तो देन हमें सेलेनियम और ये सारी चीज़ें अलग से ऐड करनी चाहिए। आपको जो भी मिलता है ना बालों के लिए, वो इट्स स्पेसिफिक अमाउंट्स में जो क्वांटिटीज़ आपको चाहिए होती हैं फॉर मेंटेनेंस। एक होता है आपने बालों की हेल्थ को मेंटेन करना, एक होता है आपने इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करना। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो माइक्रो मिनरल्स, इसकी जनरली डेफिशिएंसीज बहुत कम होती हैं।
फॉर एग्जांपल आजकल ये देखा जा रहा है मैग्नीशियम की कमी की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं बॉडी में। तो अब जो आपको वो मिलेगा ना कॉकटेल, जो स्किन हेयर एंड नेल्स की टैबलेट्स में, इट्स गोइंग टू बी अ कॉकटेल ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टुगेदर। तो आपने बस वो उसकी प्रिस्क्राइब डोजेज ले लेनी होती है। इट्स जनरली फॉर एन एडल्ट अबव 70 kg या 65 kg अबव, इट्स एक गोली सुबह शाम, ये मेंटेन करेगा उसको। फिर अगर हम देखते हैं कि अगर कोई, जैसे हमने ब्लड टेस्ट कराए हैं, आपका विटामिन D3 लेवल कम है या अगर आपका आयरन लेवल कम है, तो वो एडिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेफिशिएंसी। ठीक है, वो डोजेज तो इसका मतलब है कि ये जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत थोड़ी सी एडजस्टमेंट से आपका ये बहुत बेहतर हो जाए, मसला जो है वो हल हो जाए। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये जो हम बात कर रहे थे ड्राइनेस ऑफ स्किन, इसकी वजह से मतलब पूरी बॉडी की अगर हम बात करें तो इचिंग भी होती है, डिस्कम्फर्ट भी होता है। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? यूजुअली जो इसके लिए अवेलेबल वो हैं डिफरेंट मॉइस्चराइजर, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक तो ये है कि देयर समथिंग कॉल्ड, अगर आपको प्योर कोकोनट ऑयल मिलता है ना कहीं से, एंड इट हैज़ टू बी प्योर। बहुत सारी स्किन की दवाइयों में जैसे सोराइसिस वगैरह भी होता है, उसमें हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर द स्किन, राइट, अगर वो प्योर है तो। ठीक है, अगर वो मिक्स्ड होगा तो उसमें इंग्रेडिएंट्स मज़ीद एलर्जी करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक्जिमा एलर्जीज स्किन की बहुत ट्रिगर होती हैं, स्पेशली फॉर फीमेल, फॉर ओल्डर पीपल, क्योंकि आपकी स्किन बैरियर ऑलरेडी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, तो आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो उसमें मॉइस्चराइजर्स आप ना भी बनवाएं तो लिक्विड पैराफिन और वाइट सॉफ्ट पैराफिन का कॉम्बिनेशन आप बनवा लें, डिस्पेंस करवा लें, और वो आप बॉडी पे लगा किसी भी अच्छी फार्मेसी से जाकर। हाँ जी, वो बनाएंगे, आपको बना के देंगे। और उन्हें कहना क्या होगा कि वो बना दें? आप लिक्विड पैराफिन और वाइट सॉफ्ट पैराफिन का 50-50 में कॉम्बो हमें करके दे दें। उसके लिए ख्याल ही रखना पड़ता है, बिकॉज इट्स लाइक वैज़लिन, इट्स वेरी स्लिपरी, तो आप वॉशरूम में वो ना लगाएं कि आप स्लिप ना हो जाए। यू यूज़ इट व्हेन यू जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, आप अपनी पूरी बॉडी पे उसको लगा लें। एवरी टाइम यू टेक अ शावर आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर, आजकल वो बॉडी मॉइस्चराइजर्स भी मिलते हैं एंड दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, अकॉर्डिंग टू योर लिटिल बिट थिकर मॉइस्चराइजर, उसमें हल्की सी वैज़लिन अगर आप मिक्स करके हल्के गीले से जिस्म पे लगाएंगे तो आपका वो मॉइस्चर भी रिटेन करेगा और हाइड्रेट भी रहेगी स्किन। तो the key ingredient एक्जिमा के फ्लेयर अप से बचने के लिए इस कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, ड्राई ना होने दें। जितनी ड्राई होगी उतनी इरिटेट होगी, उतनी खारिश होगी, उतना एक्जिमा एग्रवेट होगा। और ये बड़े जो हमारे सीनियर्स होते हैं, बड़े एज के बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला ये बना होता है। लेकिन जिन लोगों को ये फ्लेयर हो जाए एंड डिस्पाइट टेकिंग ऑल दीज मेजर्स, वो ना उसमें समझ रहे हों कि वो काफ़ी है, उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगी? उनके लिए तो फिर दवाइयाँ हैं जो वो लगाएंगे। देयर स्पेसिफिक ऑइंटमेंट्स जो लगाते हैं उन एरियाज़ पे, एक्जिमा के पैचेस पे, और अगर उससे भी नहीं ठीक हो तो फिर खाने के लिए भी दवाइयाँ हैं जो हम देते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली दे हैव देयर साइड इफेक्ट्स। ग्रेजुअली ये जो एज के साथ हमारी जो है ऑयल्स कम होते जाते हैं, जिन लोगों की नॉर्मल स्किन होती है वो भी ड्राई की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिनकी ड्राई होती है वो ओवरली ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। सो इसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी और इसके ऑयल्स एंड मॉइस्चराइजर्स हैं ये मेंटेन रहे? इसके लिए क्या कोई इनटेक आप रिकमेंड करेंगी या कुछ लाइफस्टाइल चेंज रिकमेंड करेंगी? ये फिश ऑयल्स जनरली लेते हैं ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, तो दे आर रिसर्च बेस्ड नहीं है, लेकिन जनरली इट्स बिलीव्ड कि इट जनरली हेल्प्स टू कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड। बीच में एक मॉइस्चराइजर आया था, ईटेबल मॉइस्चराइजर, वो एक कंपनी ने स्टार्ट किया था, बट वो अब नहीं आ रहा, काफ़ी शॉर्ट हो गया हुआ है। देखिए, आपकी जो नॉर्मल एजिंग होती है स्किन की, उसमें आपके कोलेजन इलास्टिन टूटती फूटती है, आपका स्किन बैरियर जिस तरह से आपकी बॉडी में टूट फूट चल रही है, उसी तरह आपका स्किन बैरियर भी इंटैक्ट नहीं रहता, और आपके जो सेरेमाइड्स, नॉर्मल जो वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल, जो बॉडी जो आपकी स्किन बना रही होती है उस तरह से नहीं बनता। सो ऑब्वियसली आप ड्राइनेस की तरफ जाते हो। इट्स कॉल्ड ज़ीरोसिस कहते हैं इसको, ज़ीरोटिक एक्जिमा भी होता है इससे। तो उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, एक तो बहुत करोसिव किस्म के सोप्स ना यूज़ करें, जैसे लाइफ बॉय और ये यूज़ करे होते हैं ना
फ्रेग्रेंस वाले सोप्स, हाँ। लाइफ बॉय, ये मेडिकेटेड जो सोप्स होते हैं, आई एम श्योर दे हैव देयर यूजेस, बट फॉर ड्राई स्किन ना ये मज़ीद ड्राई करते हैं उसको। ठीक है। तो उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि बॉडी नहीं बना रही वो मॉइस्चराइज़र, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिर मॉइस्चराइज करें उस स्किन अच्छा, को। जब हम जो भी शावर जेल्स वगैरह यूज जी, कर रहे हैं तो जी। उसमें क्या चेंज करें और किन एलिमेंट्स को हम देखें कि वो शावर उसमें जेल्स हो? नहीं यूज़ करें जनरली। देयर आर लॉट ऑफ सोप्स ऑन द मार्केट जो स्पेशली फॉर ड्राई स्किन है, तो आप अच्छा। वो क्यों नहीं यूज़ करते? मेडिकेटेड सोप्स होते हैं। सही। उसके अलावा जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है उसमें एमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स होती हैं, इट्स लाइक वैसलीन। आप वो हल्की सी झाग भी बनाते हैं, तो आप बेसिकली वैसलीन टाइप एक चीज़ होती है जिससे आप अपनी बॉडी को वॉश कर रहे होते हैं, सही। यू एक्चुअली वॉशिंग योरसेल्फ विद दैट। तो वो आपका एज अ सोप भी काम करता है और वो आपका एज अ मॉइस्चराइजर भी काम करता है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द मार्केट जो आपको मिलेंगे, और इन चीज़ों को सर्च कर लेना चाहिए क्योंकि सर्च अदरवाइज कर ये जो लेना ट्रिगर्स, चाहिए। ये जो फ्लेयर्स होते हैं एक्जिमा और के, ये आपको फिर फार्मेसीज से मिलेंगे बिल्कुल सही। ज़्यादातर। और क्या ऐसे इश्यूज हैं, जैसे आपने एक्नी को मेंशन किया, जी जी। क्या एक्नी भी सर्दियों में बहुत सारे लोग ये अज्यूम करते हैं अंडे खा रहे हैं हम, हाँ गर्म जी। चीज़ें खा रहे हैं तो उसकी वजह बिल्कुल। से हो रही है? एक्ने उसकी वजह से नहीं होती, यू हैव टू बी प्री डिस्पोज टू एक्ने। देखिए हर किसी को एक्ने नहीं होता, कुछ लोगों को एक्ने होता है, ऑयली स्किन कुछ की होती है, कुछ लोगों की सेंसिटिव होती है, तो वैसे एक्ने प्रोन स्किन होती है, कुछ लोगों को हार्मोनल इश्यूज होते हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं लोगों की। उसमें ये है कि एक तो अंडरलाइन कॉज आप देखें कि क्या है। चेंजिंग वेदर से डेफिनेटली जब इन्वायरमेंट चेंज होती है तो इट अफेक्ट्स योर स्किन। तो यस, सम पीपल गेट फ्लेयर्स ऑफ एक्ने। तो और बिकॉज अगर देखें हर कोई पीनट्स या हर कोई नट्स खाएगा तो उसको एक्ने नहीं होगा। एक्ने उनको होगा जिनके ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड हैं जो एक्ने से। तो ये चीज़ें एग्रीवेट करती हैं। तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा, आपकी गर्म चीज़ें जैसे कहते हैं, मेडिकल में तो नहीं कहते लेकिन जैसे नट्स वगैरह को कहते हैं ना, वो करती हैं एग्रीवेट आपको। और मीठी चीज़ें ये एग्रीवेट करती हैं एक्ने को। ठीक है। तो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल विद दैट। और थोड़ी सी रिजीम विंटर में हम चेंज करते हैं, जैसे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स में देयर आर जेल्स जो आप यूज़ करते हैं फॉर योर स्किन। लाइक स्किन ड्राइनेस होती है ना एक, ड्यूरिंग दिस विंटर मंथ जिनकी माइल्ड ऑयली स्किन होती है वो थोड़ी सी ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। तो बजाय इसके कि आप ऑयली मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें, स्टार्ट यूजिंग जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स एंड मे बी मिक्स मे बी अ लिटिल बिट ऑफ लोशन इन देम, यू नो। या फिर कुछ लोशंस भी आते हैं जो स्पेशली फॉर ड्राई स्किन होते हैं, जो विंटर में यूज़ किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। कुछ और टिप्स जो कि आप शेयर करना चाहें, क्योंकि मौसम बदल रहा है और बहुत सारे लोग हम में से जो है वो इस तैयारी में होंगे कि आप आने वाले मौसम के लिए अपने आप को तैयार किया सेल्फ जाए। हाइड्रेटेड। अगर कोई स्पेसिफिक इशू है जैसे एलर्जीज, एक्जिमा वगैरह अगर आपको हो जाता है तो यू नीड टू गो सी प्रॉपर डॉक्टर फॉर दैट। अगर कोई एलर्जीज हैं, खुद से लोग वो कोई लहसुन लगा रहा है, डिफरेंट टोटके यूज कर रहे वो होते हैं। टोटके ना यूज़ करें, प्रॉपर दवाई लें कि इतना ना बढ़ जाए। क्योंकि वो जब एक्जिमा होता है, एलर्जीज होती हैं, तो आपकी स्किन बिकम्स वेरी वल्नरेबल हो जाती है वो, और उसमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा और होते हैं। चूंकि ज़्यादा सीनियर्स हमारे बुजुर्ग जो हैं वो ज़्यादातर इस मसले का शिकार हो रहे होते हैं, और वो एक तो कंप्लेंट बहुत लेट करते हैं, और फिर दूसरा जब वो करते हैं तो हम लोग भी बाज़-औक़ात इग्नोर करते हैं कि जी अच्छा ये कर लें वो कर लें, और उसमें बहुत लेट हो जाता है। और मैंने देखा है कि फिर वो बहुत सफ़र करते हैं, उन्हें तकलीफ़ भी होती है, परेशानी भी होती है।